गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था। आज अपन पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबस्शन। ओके, हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है? जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जो हीट रिलीज होती है उसको अपन बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न होता है तो जो हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। इसी को स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन कब बोलेंगे? जब आप टेम्परेचर जो हो वो 25 डिग्री हो और जो प्रेशर हो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो उस टाइम पे प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगी कंबस्शन के टाइम पे उसे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हीट ऑफ कंबस्शन में क्या है कि अपन को जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें खुद को ही अपन को रिएक्शन लिखनी पड़ती है कि जब आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कितने मॉलिक्यूल CO2 और H2O निकलेंगे, ये आपको खुद को रिएक्शन लिखनी पड़ती है। तो आप देखो, एक रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने लिखी, आप लेते हो एल्कोहल C2H5OH, इसका अपन कंबस्शन करवाते हैं। तो अपन ने इसका कंबस्शन कराया O2 की प्रेजेंस में, और बनेगा क्या? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक तो CO2 मॉलिक्यूल बनेगा और एक H2O बनेगा। अब अपन देखते हैं कि कितने बनेंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले इधर की तरफ कार्बन का नंबर काउंट कर लो। कार्बन का नंबर आपको पता है इधर की तरफ 2 है, तो यहाँ पे भी आप कार्बन के आगे क्या लिख दो? 2 लिख दो। ओके, फिर आप क्या करो, फिर आप हाइड्रोजन का नंबर काउंट कर लो। मेन रिएक्शन में इधर की तरफ राइट लेफ्ट हैंड साइड आप हाइड्रोजन का नंबर काउंट कर लो। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो? 3 लिख दो। तो 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब अपने पास कौन बचा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आप इधर की तरफ काउंट करो नंबर। तो यहाँ देखो 2 2 4 ऑक्सीजन तो यहाँ है, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 7। ठीक है, इधर की तरफ देखो आप 7 ऑक्सीजन कैसे बैलेंस कर सकते हो? इसको आप अगर 3 लिख दूं मैं तो 6 ऑक्सीजन ये हो गए और एक ये हो गया, तो 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे दोनों तरफ। तो ये आपने कंबस्शन की इक्वेशन लिख ली। तो इस तरह से आप खुद कंबस्शन की इक्वेशन लिखनी आएगी, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, एक और अपन करते हैं C2H6। इथेन का अगर अपन कंबस्शन करवाएं और मैं इसकी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराऊंगी तो क्या बनेगा? CO2 और H2। तो सबसे पहले आप कार्बन का नंबर देखो, कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो इधर आप कार्बन 2 कर दो। ठीक है, फिर आप देखो इसका हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन को 6 किस तरीके से किया जा सकता है? 3 2 6 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के नंबर इधर टोटल करो, तो यहाँ कितने हुए? देखो, ये तो 4 हो गए और ये वाले 3 हो गए, तो टोटल कितने हुए? 7 ऑक्सीजन है इधर की तरफ। इधर आप 7 कैसे कर सकते हो उस चीज को? और तो कोई है नहीं, यही है। 3 करूंगी तो 6 होगा, तो आपको फ्रैक्शन में 7/2 लिखना पड़ेगा, तब ये 2 2 कैंसिल होके इधर भी 7 ऑक्सीजन एटम हो। तो ये कंबस्शन की रिएक्शन आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लिख के प्रैक्टिस करो ताकि न्यूमेरिकल में लिख सको। जैसे एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन, ये एक न्यूमेरिकल है। एट 20 डिग्री एंड कांस्टेंट प्रेशर द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन इज दिस। तो ये बता रखा है कि 20 डिग्री और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ कंबस्शन कितनी है, ये वैल्यू। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है आपको पता है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा H। उसकी वैल्यू आपको दे रखी है -372.72 किलो कैलोरी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। फिर क्या बोल रहे हैं? आप निकालना क्या है अपन को? कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यू अपन को निकालनी, मतलब डेल्टा E अपन से पूछा है। तो आपको पता है डेल्टा H और डेल्टा E में कल की क्लास में मैंने एक रिलेशन बताया था, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। इस रिलेशन को आप इसमें यूज करोगे। डेल्टा H की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा NG की वैल्यू कैसे आएगी? जब आप इसकी कंबस्शन की इक्वेशन लिखोगे तभी डेल्टा NG, जो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस है, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट की, वो आप निकाल पाओगे। तो किसकी कंबस्शन की इक्वेशन लिखनी है? इथेन की।
तो इथेन की कंबस्शन की इक्वेशन लिखते हैं पहले अपन। देखो इथेन होता है C2H6, ये भी एक गैस है, प्लस इसमें आपने O2 से इसका कंबस्शन करवाया, तो इधर आप लिख सकते हो ये CO2 गैस बनी और H2O क्या बन गया, लिक्विड बन गया। फिजिकल स्टेट भी आप सामने लिखो, जो भी आपके कंपाउंड बन रहे हैं उनकी, ठीक है। अब जब अपन रिएक्शन कराएंगे, अभी अपन ने यही रिएक्शन करवाई थी, कार्बन के नंबर यहाँ बैलेंस करूंगी तो 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन के नंबर करूंगी तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 7 हो गए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी 7/2। ये अपनी हो गई कंबस्शन की इक्वेशन। यहाँ से अपन को डेल्टा Ng निकालना है। डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो आप ये देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट में गैसेस कौन सा है, CO2 है, तो 2 है उसके, 2 माइनस रिएक्टेंट में गैसेस कौन सा है, दोनों है ये 7/2 और C2H6 का 1, तो ये क्या हो गया 7/2 + 1। इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, इससे आपका डेल्टा Ng निकल के आ जाएगा। वो डेल्टा Ng आप निकाल लो, डेल्टा H की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा Ng पता चल गया, R की वैल्यू, क्योंकि यहाँ किलो कैलोरी दे रखी है डेल्टा H की वैल्यू, तो R की वैल्यू कैलोरी में लेना। R की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो 2 वैल्यू ले लेना आप R की, ठीक है। और टेम्परेचर 20 डिग्री दे रखा है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो 273 प्लस करके, और आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो ये हीट ऑफ कंबस्शन पे एक न्यूमेरिकल भी हो गया है। अब आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, हेस लॉ। हेस लॉ क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो या फिर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो, वो सेम रहती है अगर कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या फिर वो रिएक्शन सेवरल स्टेप में। सेवरल स्टेप में होगी तब भी वही हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, और एक स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप में होगी, तब भी हीट की जो वैल्यू है डेल्टा H या एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है वो उस रिएक्शन की सेम रहेगी। देखो जैसे मान लो ये A से B कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा H। अब यही रिएक्शन किस तरीके से हो कि पहले A से बने C और फिर C से क्या बने B, इस तरीके से भी हो सकती है। या फिर यही रिएक्शन कैसे हो सकती है, और मल्टीपल और ज्यादा स्टेप्स में हो सकती है कि पहले A से बने D और फिर D से बने E और फिर B तक पहुंचे, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पाथ, ये हो गया सेकंड पाथ। पहले पाथ में मान लो आप यहाँ A से C जा रहे हो तो आपकी H1 एंथैल्पी है, फिर C से B जा रहे हो तो H2, यहाँ पे A से D जा रहे हो तो H डैश, फिर H डबल डैश, फिर H ट्रिपल डैश, जो एंथैल्पी का चेंज है। लेकिन दोनों प्रोसेस में जो टोटल एंथैल्पी है वो ऑलवेज सेम रहेगी, दैट इज डेल्टा H। चाहे आप एक इंटरमीडिएट के थ्रू B तक पहुंचो या सेवरल इंटरमीडिएट के थ्रू B तक पहुंचो, जो डेल्टा H की वैल्यू है वो जो सिंगल स्टेप में है वही चाहे मल्टीपल स्टेप के थ्रू उस प्रोडक्ट तक पहुंचो सेम रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा H की वैल्यू है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, उसको पाथ से मतलब नहीं है। आप चाहे कैसा भी पाथवे अपनाओ, इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो एंथैल्पी चेंज है उसी पे डेल्टा H की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो देखो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसका सम भी डेल्टा H ही आएगा, और अगर आप इस पाथवे से जाओगे तो भी उसका सम क्या आएगा, डेल्टा H ही आएगा। The enthalpy change will remain same whether you go from a single step or from a multiple step. This is known as Hess law. Hess law क्या होता है, अपन को बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अपन को डायरेक्ट नहीं मिल पाती उनको निकालने में मदद करता है। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, कई कंपाउंड्स की अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते, तो हेस लॉ की हेल्प से उनको निकाल सकते हैं। हीट ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब जैसे एस रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर बन रहा है तो उसमें कितना हीट का एक्सचेंज हुआ,
हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो डायरेक्ट ना मिलके अपन हेस लॉ और दूसरी स्टेप से उस प्रोडक्ट पर पहुंच के और उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, हेस लॉ इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर ये एग्जाम में भी आया था। हैश, व्हाट इज हैश लॉ और उसके एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि हैश लॉ होता क्या है। ठीक है, फिर इसमें एक एग्जांपल देखो मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एक्वस अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एक्वस अमोनियम क्लोराइड, इसको अपन दो तरीके से बना सकते हैं, दो पाथवे हो सकते हैं, लेकिन जो डेल्टा एच है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा दोनों में। ठीक है, यही हेस लॉ कहता है कि चाहे आप कितने भी पाथवे, कैसा भी पाथवे अपनाओ किसी प्रोसेस को कराने के लिए, लेकिन जो डेल्टा एच है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप सिंगल स्टेप से जाओ या मल्टीपल स्टेप से जाओ। ठीक है, तो इसको देखो, एक तो अपन कैसे करा सकते हैं कि NH3 जो है वो आप क्या करो, गैस लो, ठीक है, और उसको एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओ, तो क्या बन जाएगा, NH3 एक्वस बन जाएगा। फिर HCl गैस लो, उसकी भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओ और क्या बन जाएगा, HCl एक्वस बन जाएगा। और फिर इन दोनों की रिएक्शन करा दो, NH3 एक्वस प्लस HCl एक्वस, तब क्या बनेगा, NH4Cl एक्वस बन जाएगा। एक तो ये मेथड है फॉर्मेशन का। ठीक है, इसमें मान लो आपने जो पहला पाथवे अपनाया, इसकी X1 है डेल्टा H, इसकी X2 है और तीसरे वाले की X3। तो जो डेल्टा H है वो क्या होगा, X1 प्लस X2 प्लस X3, इसका जो आएगा डेल्टा H। लेकिन अगर आप मान लो आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, दूसरे तरीके से कैसे बनाओगे कि आप पहले NH3 गैस लो, फिर HCl गैस लो, तो इन दोनों को कंबाइन कराओगे तो सबसे पहले ही NH4Cl बना लो, अमोनियम क्लोराइड बना लो, जो कि सॉलिड स्टेट में बनेगा। फिर आप NH4Cl की रिएक्शन एक्वस के साथ कराओ और इसका एक्वस सॉल्यूशन, इस तरीके से भी ये रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे मान लो इसका आया Y1 और इसका जो डेल्टा H आया वो Y2 है। तो ये भी एक तरीका है एक्वस अमोनियम क्लोराइड बनाने का, लेकिन टोटल डेल्टा H जो है ना दोनों मेथड्स का वो सेम ही आएगा, दोनों वैल्यूज डेल्टा H के इक्वली आएंगे। डिफरेंट पाथवे अपन ने अपनाया एक रिएक्शन को करवाने के लिए, लेकिन द डेल्टा H विल बी रिमेन द सेम। ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। थैंक यू।